नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गोविंद भट्टी आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे जो लेखा शास्त्र है उसमें अलाभकारी संस्थाओं वाला जो अध्याय है वो चल रहा है, जिसमें हम आंकिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने कुछ आंकिक प्रश्नों का अध्ययन कर लिया और आज की क्लास में हम आंकिक प्रश्न संख्या 9 का अध्ययन करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने अलाभकारी संस्थाओं के बारे में अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है कि अलाभकारी संस्थाएं क्या होती है, अलाभकारी संस्थाओं की विशेषताएं क्या होती है, अलाभकारी संस्थाओं में वित्तीय विवरण कौन कौन से बनाए जाते हैं और अलाभकारी संस्थाओं की जो पुस्तकें होती है वो कौन कौन सी होती है। जो वित्तीय विवरण अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते हैं उनमें किन मदों का लेखा किया जाता है, किन अवधारणा के आधार पर लेखा किया जाता है, इन बातों का अध्ययन हम अब तक कर चुके हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी जो आंकिक प्रश्न है उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनको हल कर रहे हैं। तो अब तक हमने जो आंकिक प्रश्न हल कर लिए है उसके बाद में आज आंकिक प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। तो पहले विद्यार्थियों देखिए, बोर्ड पर प्रश्न संख्या 9 लिखा हुआ है, जिसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूँ कि प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िए। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो उस प्रश्न में आधा हल है वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। एक चीज मैं हमेशा आपको कहता हूं कि प्रश्न में जैसे हमें प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया और हमसे आय व्यय खाता पूछा गया और तुलन पत्र पूछा गया है, तो जो प्राप्ति भुगतान खाता जिसमें हम समस्त आयगत और पूंजीगत मदों का लेखा करते हैं, तो उन मदों को अलग अलग छांटिए और उनका लेखांकन है वो कीजिए, तो फिर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। हाँ, जो नीचे समायोजन दिए गए उनको भी ध्यान में रखते हुए लेखा करना है। ठीक है, तो देखिए हम जो प्रश्न है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। प्रश्न लिखा गया कि जन कल्याण क्लब के प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता तथा तुलन पत्र तैयार कीजिए। 31 मार्च 2018 के लिए प्राप्ति भुगतान खाता वो हमारे पास दिया गया है, जिसमें देखिए जो प्रारंभिक रोकड़ है 1417 वो 6800 रुपए, 6800 रुपए। चंदा है वो आयगत मद है, आय व्यय खाते में आएगा 60,200 रुपए। दान है वो आयगत मद है, आय व्यय खाते में आएगा 3000 रुपए। फर्नीचर का विक्रय किया तो देखिए फर्नीचर है वो पूंजीगत मद है, फर्नीचर का विक्रय किया तो फर्नीचर का जो पुस्तक मूल्य है वो बैलेंस शीट में तुलन पत्र में संबंधित मद में से कम होगा। हाँ, फर्नीचर को बेचने से जो लाभ या हानि हुई है उसका लेखा हम कहाँ करेंगे, आय व्यय खाते में करेंगे। तो नीचे लिखा है पुस्तक मूल्य 6000 रुपए, तो 6000 का पुस्तक मूल्य का फर्नीचर कितने में बेचा, 4000 रुपए में, तो हानि कितनी हुई, 2000 रुपए हानि हुई। तो इसको हम व्यय पक्ष में लिखेंगे आयगत मद में। और रेस शुल्क इसको हम आय व्यय खाते में लिखेंगे। आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत मद है, इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे पूंजी निधि में जोड़कर। कहा, कैपिटल फंड पूंजी निधि में जोड़कर। विनियोग पर ब्याज 5000 रुपए, नीचे ब्रैकेट में लिखा है पूरे वर्ष के लिए 5% की दर से, यानी एक ऐसी राशि जिसका 5% है वो 5000 होता है, तो वो पूरी राशि कितनी होती है वो भी हम देखेंगे कि विनियोग की राशि कितनी है। उसके बाद भुगतान पक्ष में देखते हैं, वेतन 24,000 रुपए आयगत मद है, यात्रा व्यय 6000 आयगत मद है, लेखन सामग्री आयगत मद है, किराया आयगत मद है, मरम्मत आयगत मद है, पुस्तकों का क्रय पूंजीगत मद है, भवन का क्रय पूंजीगत मद है और अंतिम रोकड़ 1800 रुपए। ये हमने मदों का वर्गीकरण कर लिया कि कौन सी मद आयगत है और कौन सी मद पूंजीगत है। तो आयगत मद है वो सारे कहां लिख देंगे, हम आय व्यय खाते में लिख देंगे। अब देखिए अतिरिक्त सूचनाओं में हमारे पास क्या दिया गया है, अग्रिम प्राप्त चंदा 1417 को 1000 रुपए और 31/3/18 को 32 रुपए, यानी साल के शुरू में अग्रिम चंदा 1000 रुपए और साल के अंत में 3200 रुपए। अप्राप्त या बकाया चंदा शुरू में 2000 रुपए और अंत में 3700 रुपए। लेखन सामग्री का स्टॉक ओपनिंग 1200 रुपए, क्लोजिंग 800 रुपए। पुस्तकें ओपनिंग 13,500 रुपए, क्लोजिंग 16,500 रुपए। फर्नीचर ओपनिंग 16,000 रुपए और क्लोजिंग 8,000 रुपए। और बकाया किराया है वो ओपनिंग 1,000 रुपए और क्लोजिंग 2,000 रुपए है। ये हमारे पास अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है। इन अतिरिक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या बनाना है, आय व्यय खाता बनाना है। आरंभिक पूंजी ज्ञात करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड, और ओपनिंग कैपिटल फंड के आधार पर हम क्या बनाएंगे, तुलन पत्र बनाएंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आय व्यय खाता बनाते हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय खाता। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है, आय व्यय खाता हमें बनाना है। इसका हमने प्रारूप है वो बनाया है। ये नाम पक्ष हो गया, ये जमा पक्ष हो गया, यहां पर व्यय राशि, आय राशि। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो भुगतान है उसमें से व्यय की मध्यम देखते हैं तो सबसे पहले वेतन। वेतन समायोजन को ध्यान रखना है कि यदि कोई समायोजन है तो उसको हमें साथ साथ में करते जाना है। 24,000 रुपए। यात्रा व्यय 6,000 रुपए। उसके बाद में लेखन सामग्री 2300 रुपए। कितने? 2300 रुपए। अब देखिए लेखन सामग्री का ओपनिंग स्टॉक है वो 1200 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक है वो 800 रुपए। तो एड प्रारंभिक स्टॉक कितना है? 1200 रुपए। ये हो गया 0, 5, 3, 3500 रुपए लेस अंतिम स्टॉक कितना? 800। तो राशि बच गई 2700 रुपए। उसके बाद में किराया, किराया कितना है भाई? किराया 16,000 रुपए। देखिए बकाया किराया, देखिए हम जो ये आय व्यय खाता बना रहे हैं वो 31 मार्च 2018 को बना रहे हैं और आय व्यय खाता वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है। और ये कहते हैं कि हमें चालू वित्तीय वर्ष के समस्त लेन देन जो 12 महीने की अवधि के वो लेने। तो साल के अंत में यदि बकाया है तो उसको हम जोड़ देते हैं और अग्रिम है तो उसको घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बकाया कितना है? किराया 2,000 रुपए, इसको हम जोड़ देंगे और साल के शुरू का है उसको घटा देंगे। एड अंतिम बकाया किराया कितना है? 2,000 रुपए। कितने हो गए? 18,000 लेस प्रारंभिक बकाया किराया कितना है? 1,000 घट के कितना आ गया? 17,000। उसके बाद में मरम्मत के 700। उसके बाद में पुस्तक क्रय, भवन का क्रय, ये पूंजीगत मद है। फर्नीचर को हमने बेचा 6,000 के फर्नीचर को 4,000 में बेचा तो हानि कितनी हो गई? 2,000 रुपए की। तो फर्नीचर के विक्रय पर हानि, फर्नीचर के विक्रय पर हानि कितनी? 2,000 रुपए। और अब देखते हैं प्राप्तियों में, आय में देखते हैं तो चंदा, सबसे पहले हम चंदा लिख लेते हैं। चंदे की राशि है 60,200 रुपए। ठीक है। अब देखिए पहले विद्यार्थियों हमारे पास एक तो अग्रिम चंदा दिया गया और एक बकाया चंदा दिया गया है। हमें पता है कि वर्ष के अंत में हम बकाया चंदे को तो जोड़ देते हैं और अग्रिम चंदे को घटा देते हैं। क्यों? अग्रिम चंदा तो वो अगले वर्ष से संबंधित है और बकाया चंदा वो चालू वर्ष से संबंधित है। तो सबसे पहले अग्रिम चंदे की बात करते हैं तो अग्रिम चंदा क्लोजिंग घटेगा तो ओपनिंग जुड़ जाएगा और बकाया चंदे की बात करते हैं तो क्लोजिंग जुड़ेगा तो ओपनिंग घट जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अग्रिम चंदे की बात करते हैं तो लेस अंतिम अग्रिम चंदा कितना? 3200 रुपए। ये घटेगा तो 0,0,0,57 एड प्रारंभिक अग्रिम चंदा, इसको हम जोड़ देते हैं कितना? 1,000। ये हो गए 58,000। बकाया है वो अंतिम का जुड़ेगा तो प्रारंभ का घट जाएगा, ये ध्यान रखना है। एड अंतिम बकाया चंदा
कितना है 3700 रुपए, 0078311 61,700 रुपए लेस प्रारंभिक बकाया चंदा कितना है भाई 2000 रुपए, तो ये हो गए 59,700 रुपए। ठीक है, तो इनका समायोजन हमने निम्न अतिरिक्त सूचनाओं से कर दिया कि जो बकाया चंदा है अंतिम का तो उसको तो हमने जोड़ दिया, प्रारंभ को घटा दिया, और जो अंत का अग्रिम चंदा उसको घटाया तो प्रारंभ का जोड़ दिया, और समायोजन करने के बाद में हमारा चंदे की राशि कितनी है 59,700 रुपए। ठीक है, फर्नीचर के विक्रय का समायोजन हम कर चुके हैं। प्रवेश शुल्क कितना हो गया 800 रुपए। आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत मद है, विनियोग पर ब्याज कितना है 5,000 रुपए। और देखिए कोई राशि रह गई है, हाँ दान रह गया, दान कितना है दान 3,000 रुपए। अब देखिए पहले विद्यार्थियों हमने लगभग जो लेखा था वो कर लिया था, इसमें जो भुगतान और प्राप्तियों की आयगत मध्य उनका लेखा हमने कर दिया, जो अग्रिम बकाया चंदा है, जो लेखन सामग्री का स्टॉक है, जो बकाया किराया है उसका भी हमने समायोजन कर दिया। अब देखिए कि हमारे पास वर्ष के शुरू में पुस्तक कितनी है 13,500 रुपए, और हमने पुस्तक और कितनी क्रय कर ली 6,000 रुपए, तो 13,500 प्लस 6,000 कितने हो गए 19,500 रुपए। तो साल के अंत में पुस्तक कितनी होनी चाहिए थी 19,500 रुपए होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 13,500 रुपए तो हमारे पास पहले से थी और 6,000 के हमने और क्रय कर लिए, तो 19,500 की होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास कितनी है 16,500 रुपए की, तो कितनी कम हो गई 3,000 रुपए। तो ये होगा पुस्तकों पर ह्रास। कितना 3,000 रुपए। कैसे आ गया पता चल गया 13,500 प्लस 6,000 19,500, और जिसमें से हमने 16,500 घटा दिया तो 3,000। फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर साल के शुरू में कितना है 16,000 रुपए। हमने कुछ खरीदा नहीं खरीदा बेचा, हाँ 6,000 रुपए का बेच दिया, तो 16,000 रुपए में से 6,000 का फर्नीचर बेच दिया, तो वर्ष के अंत में कितना रहना चाहिए था 10,000 रुपए का फर्नीचर रहना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कितना है 8,000 रुपए। इसका मतलब जो अंतर की राशि 2,000 वो भी क्या हो गया फर्नीचर पर ह्रास हो गई। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना 2,000 रुपए। अब इसके जमा पक्ष की जोड़ लगाएंगे, जमा पक्ष की जोड़ इसकी आएगी 68,500 रुपए। इसमें हम नाम पक्ष की जोड़ घटाएंगे तो हमारे पास आदि क्या आएगा सरप्लस 11,100 रुपए। कितना आएगा 11,100 रुपए। तो देखिए पहले विद्यार्थियों हमने जो लेन देन दिए गए थे, जो अतिरिक्त सूचनाएं दी गई थी, उनके आधार पर समस्त मदों का लेखा कर दिया है। समस्त मदों का लेखा करने के बाद में हमारे पास आदिक्य कितने 11,100 रुपए। इस आदिक्यों को हम तुलन पत्र में पूंजी निधि में जोड़ेंगे। कहां जोड़ेंगे पूंजी निधि में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अपनी पुस्तक में इसको उतार लेना। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं। हमें देखिए दो तुलन पत्र बनाने हैं, एक तो प्रारंभ का बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी निधि नहीं दी गई है, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना के पूंजी निधि निकालेंगे और उस पूंजी निधि के आधार पर क्या बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए जब हम सवाल हल करते हैं तो पूरा सवाल हमारे दिमाग में रहना चाहिए, और कौन सी मदे आयगत है कौन सी मध्यगत है और जो कौन से अतिरिक्त समायोजन है वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। सवाल है वो आसानी से हल हो जाता है, ज्यादा गहराई में जाने की या चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हम सामान्य रूप में सवाल को पढ़कर नियमों को ध्यान में रखते हुए सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या बनाना है तुलन पत्र बनाना है। कब बनाना है? शुरू में बनाना है। तो हम 31/3/17 को बनाएंगे। कब बनाएंगे?
31/3/17 को समाप्त वर्ष पर तुलन पत्र। क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी है, तुलन पत्र बनाना है। हमने इसका प्रारूप बना दिया, एक तरफ दायित्व एक तरफ संपत्तियां। इस तरफ दायित्व आ गया लायबिलिटीज, और इसमें राशि, इसमें संपत्तियां एसेट्स, इसमें राशि, रुपए का निशान। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या बनाना है, साल के शुरू की जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो साल के शुरू के लेन देनों को ध्यान में रखना है। हमारे पास जो अतिरिक्त सूचनाओं में साल के शुरू के जो दे रखे हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले साल के शुरू का जो रोकड़ है वो लिख देते हैं। तो साल के शुरू का रोकड़ कितना है? रोकड़ 6,800 रुपए। अब देखिए साल के शुरू में अग्रिम चंदा कितना है? 1,000 रुपए। तो अग्रिम चंदा क्या होता है? दायित्व होता है, तो दायित्व पक्ष में लिख देंगे अग्रिम चंदा, अग्रिम चंदा कितना? 1,000 रुपए। उसके बाद में अप्राप्त बकाया चंदा, तो साल के शुरू में कितना है? 2,000 रुपए। और बकाया चंदा क्या होता है? संपत्ति होती है, तो बकाया चंदा कितना है? 2,000 रुपए। उसके बाद में लेखन सामग्री का स्टॉक है 1,200 रुपए, इसको लिख देते हैं। कितना है भाई? 1,200 रुपए। उसके बाद में पुस्तक है, वो साल के शुरू में कितनी है? 13,500 रुपए। तो पुस्तकें 13,500 रुपए। देखिए हम साल के शुरू की बैलेंस शीट बना रहे हो, तो साल के शुरू के जो भी लेन देन है वो इसमें आ जाएंगे, और जो अंतिम के लेन देन है वो अंतिम तुलन पत्र में आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। उसके बाद में फर्नीचर कितना है? फर्नीचर है 16,000 रुपए। उसके बाद में बकाया किराया, तो बकाया किराया हो गया दायित्व है, तो दायित्व पक्ष में लिख देते हैं बकाया किराया कितना है? 1,000 रुपए। उसके बाद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास विनियोग है जिस पर 5% की दर से हमें कितना ब्याज मिला है? 5,000 रुपए। तो हमें विनियोग की राशि निकालनी पड़ेगी। तो विनियोग यानी ऐसी राशि जिसका 5% 5,000 हो, तो वो कितनी होगी? तो हम यहाँ कर देंगे 5,000 गुना 100/5। 5 से 5 कट गया, 1 लाख रुपए। तो विनियोग कितने हो गए? 1 लाख रुपए के हो गए। इसकी हम लगाएंगे जोड़, तो इसकी जोड़ आ गई 1,39,500 रुपए। कितने आ गए? 1,39,500 में से 2,000 घटा दिए तो पूंजी निधि ओपनिंग आ गई, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,37,500 रुपए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, ये बन गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसमें हमने ओपनिंग पूंजी निकाल ली है। हमारे पास जो सवाल दिया गया उस सवाल में जो वर्ष के प्रारंभ की सूचनाएं थी उनको ध्यान में रखते हुए हमने क्या बना दिया? ओपनिंग बैलेंस शीट बना दी। और ओपनिंग बैलेंस शीट के आधार पर हमारे पास पूंजी कितनी आ गई? 1,37,500 रुपए आ गई। अब ये पूंजी कहां चली जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, और इसमें सरप्लस जुड़ेगा और आजीवन सदस्यता शुल्क जुड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अपनी पुस्तक रजिस्टर है उसमें इसको उतार लेना आराम से। तो हमारी जो प्रारंभिक पूंजी निधि कितनी है? 1,37,500, और ये हमें कहाँ काम आएगी? जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कब? 31 मार्च 2018 को। अब हमें कब बनानी है? 31 मार्च 2018 को बनानी है। वो तो बनाई थी 31 मार्च 2017 को, अब बनाएंगे 18 को। ठीक है, तो भाई बैलेंस शीट बनाने का नियम वही है जो हमने ओपनिंग बनाने समय ध्यान में रखा था
कि जो अब क्लोजिंग लेन देन है उनको ध्यान में रखना है, इसके अलावा जो प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजीगत मद है उनको ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे। तो हमारा अंतिम रोकड़ शेष कितना है, सबसे पहले इसको लिख देते हैं। रोकड़ कितने हो गए, 1800 रुपए। ठीक है, अब एक बार भुगतान पक्ष में हम नजर लगा लेते हैं। वेतन, यात्रा व्यय, लेखन सामग्री, किराया, मरम्मत, पुस्तकों का क्रय, पुस्तक उसमें आ जाएगी, भवन का क्रय। तो भवन का क्रय कितना है, 30,000 रुपए। भवन आगे 30,000 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि हमारे पास अंतिम के जो शेष दिए गए उनको ध्यान में देते हैं। हमारे पास अग्रिम किराया कितना है, 3200 रुपए। तो अग्रिम किराया क्या हो गया, दायित्व हो गया, तो दायित्व पक्ष में लिखेंगे अग्रिम किराया। नहीं, अग्रिम चंदा, सॉरी, अग्रिम है कितना है, 3200 रुपए। उसके बाद में बकाया चंदा, साल के अंत में ये संपत्ति हो गई, तो बकाया चंदा कितना है भाई, 3700 रुपए। उसके बाद में लेखन सामग्री का स्टॉक वो लिख देते हैं संपत्ति में, कितना है, 800 रुपए। उसके बाद में पुस्तकों का स्टॉक कितना है भाई, पुस्तकें कितने साल के अंत में, 16,500 रुपए। उसके बाद में फर्नीचर